ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन पढ़ने में मैं हल्का सा चाक आउट कर देता हूं कि ग्रेविटेशन में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। शायद आपको रिकैप्चुलेट हो जाए कि हमने क्या पढ़ा हुआ है क्या नहीं पढ़ा हुआ। हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। प्लानिटरी मोशन के हम केपलर लॉज पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है भाई हमें। फिर हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आई हमारी। एक्सपेरिमेंटली हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किस तरह से मेजर कर सकते हैं? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? क्या आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि आपका हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मेजर करना है उसको हम किस तरह से मेजर करें? नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो आ जाएगा, पर मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो वैल्यू आई उसका एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट? ठीक है, बिल्कुल सही बात। क्या करेंगे हम एक कोई ऑब्जेक्ट को किसी गिवन हाइट से ड्रॉप कर देंगे और उस हाइट को कवर करने के लिए उसने कितना टाइम लिया कैलकुलेट कर लेंगे और इस फार्मूला में पुट कर देंगे। कौन से फार्मूला में पुट कर देंगे? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि आपने ड्रॉप किया है तो इसलिए आपका u किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। और एक सेंसिटिव बात से आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया, गिवन हाइट से आपने उसको क्या किया है? ड्रॉप किया है, तो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू क्या आएगी, हम वो कैलकुलेट करें। क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट क्वांटिटी है या वेरिएबल क्वांटिटी है? अभी तक आपने ये पढ़ा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट क्वांटिटी है। बार बार हम उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते रहे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते रहे। बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं। जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका डिक्रीज करता चला जाएगा। अगर मैं अर्थ के अंदर टनल करूं, बोर करूं और अंदर जाता जाऊंगा तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका चेंज करेगा। हाउ दिस वेरीज, ये कैलकुलेट करेगा। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है? फोर्स। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सेलरेशन? अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा होगा तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या, इसमें फोर्स स्पेशल हो गया। कौन सा फोर्स स्पेशल हो गया? कौन सा फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहें? ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे उसको हम क्या कहेंगे बेटा? उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बाद में एस्केप वेलोसिटी। हैव यू हर्ड अबाउट एस्केप वेलोसिटी? 9th की किताब में अगर आप पढ़ोगे ग्रेविटेशन के चैप्टर में तो डेफिनेटली कोई भी किताब आपने खरीदी हो, कोई भी एनसीईआरटी, दिनेश, प्रदीप, कोई भी आपने किताब खरीदी होगी, उस ग्रेविटेशन के चैप्टर को अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो उसमें कहीं न कहीं वर्ड आएगा एस्केप वेलोसिटी।
एस्केप वेलोसिटी क्या है कि मैं किस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करूं कि वो लौट करके वापस ही ना आए। किस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को क्या करूं, थ्रो करूं, किस मिनिमम वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को क्या करूं, थ्रो करूं कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, वो कैलकुलेट करेंगे एस्केप वेलोसिटी, दूर चली जाए। और क्या कैलकुलेट करेंगे, और हम कैलकुलेट करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। कोई सैटेलाइट है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, ये पढ़ेंगे। जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून, मून को हटाओ परे, हमें अपने सैटेलाइट्स जो हैं वो थ्रो करने। इंडिया जो है सैटेलाइट्स के मामले में काफी एडवांस है। श्री हरिकोटा नाम की जगह है जहां से सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च किए जाते हैं, और इसरो नाम की संस्था है जो इनके ऊपर काम करती है। तो हमें कोई सैटेलाइट थ्रो करना है जो अर्थ के चक्कर लगाए, तो हम क्या चाहते हैं, किस हाइट के ऊपर वो सैटेलाइट हमें चक्कर लगाना चाहिए, तो क्या स्पीड होगी उसकी, क्या ऑर्बिटल स्पीड उसकी रिक्वायर्ड है, ये कैलकुलेट करेंगे। और ये सारी की सारी जब हम कैलकुलेशन करने लगेंगे तो सिंपल सिंपल चीजें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये कैलकुलेट करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने h हाइट के ऊपर लिफ्ट किया, उसकी एनर्जी क्या होगी, mgh। पर वो कब हुई, जब हमने उसकी एनर्जी को ग्राउंड के ऊपर जीरो माना। जब उसकी एनर्जी को किसके ऊपर माना, ग्राउंड के ऊपर क्या माना, जीरो माना। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हम डिस्कस करके चलेंगे, क्योंकि आपका G इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। G जो है हमारा कांस्टेंट नहीं है। मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर जाती जाएगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो चेंज होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा फार्मूला हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए वैलिड नहीं है, ऑलवेज वैलिड नहीं है। दिस इज नॉट वैलिड फॉर ग्रेट हाइट्स। पोटेंशियल एनर्जी का सीधा सीधा डेफिनेशन क्या होती है, हाँ ऐसे कह सकते हो, अदरवाइज एनी एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आपने कितना वर्क किया है, हाउ मच वर्क यू हैव डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विदाउट इंक्रीजिंग द स्पीड। क्योंकि अगर आप स्पीड को चेंज करोगे तो वो तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। स्पीड चेंज ना हो और अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपके पास कौन सी एनर्जी बनेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कुछ चीजें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, 6-7 दिन में हमारा ग्रेविटेशन का चैप्टर यूनिट पूरी हो जाएगी। तो लेट वी स्टार्ट फर्स्ट केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये स्पेलिंग आप चेक कर लेना। केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अर्लियर क्या समझा जाता था, अर्लियर ये समझा जाता था हमारे पास हीलियोसेंट्रिक थ्योरी थी। व्हाट डू यू मीन बाय हीलियोसेंट्रिक थ्योरी? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब ये है कि अर्थ तो स्टेशनरी है और सब कुछ
अर्थ के अबाउट घूम रहा है, पहले ये समझा जाता था। बाद में थ्योरी चेंज हुई, नंदी बैल का सींग खत्म हुआ। कभी सुना हो आपने कि अर्थ जो है वो नंदी बैल के सींग के ऊपर रोटेट करती है, वैसे कह देते हैं। वो सिस्टम आपका खत्म हुआ। लेटर ऑन क्या आया? लेटर ऑन ये आया कि प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अबाउट सन। पहले क्या सोचा जाता था? पहले ये सोचा जाता था कि अर्थ तो क्या है, आपकी स्टेशनरी है, और सब कुछ किसके अराउंड रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के अबाउट रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। सबसे पहले ये बात कहने वाले आर्यभट्ट थे। देयर आर टू फिनोमिना ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अबाउट सन। वन इज अर्थ के ऊपर है, वन इज सन एक्लिप्स, द अदर वन इज मून एक्लिप्स। तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन से यह बताया था, वी कांट एक्सप्लेन मून एक्लिप्स एंड सन एक्लिप्स बाय अज्यूमिंग दैट कि अर्थ इज स्टेशनरी एंड सन इज रिवॉल्विंग अबाउट इट। हम इससे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। हम सन एक्लिप्स और मून एक्लिप्स आपका तब एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हेन वी अज्यूम दैट सन अर्थ इज रिवॉल्विंग अबाउट सन। बाद में फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आई, गैलीलियो ने भी काम किया, और फिर केपलर ने कुछ मैथमेटिकल टूल्स दिए अबाउट प्लैनेटरी मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लैनेटरी मोशन में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई आपका जो प्लैनेट है वो जो रिवॉल्व करता है अबाउट द सन, तो उसका पाथ कैसा है? दैट इज नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर। प्लैनेट्स revolves about sun. Planets revolve about sun in elliptical orbits. Planets revolve about sun in elliptical orbits, and sun lies at one of the focus. Ellipse के दो फोकस होते हैं. How many of you know what is ellipse? Ellipse क्या है? मैं आपको बताता हूं ellipse क्या है. ये मैं 2 पॉइंट मान लेता हूं. These are the focus of the ellipse. मान के चल रहा हूं. क्या स्पेशलिटी है इनकी मैं वो बता रहा हूं. ये शेप इलिप्स है. This shape is said to be ellipse. Under what condition? मैं आपसे एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा हूं पहले वो तो पता होना चाहिए. What is a circle? सर्कल तो बहुत पढ़ा है आपने, इलिप्स तो बाद की बात आती है. कैन एनीवन ऑफ यू डिफाइन सर्कल क्या होता है? कोई कहे बिना दिखाए थ्योरेटिकली भाई ये सर्कल, बट थ्योरेटिकली कोई डिफाइन करे व्हाट इज सर्कल. कैन यू डिफाइन व्हाट इज अ सर्कल? वो मैथमेटिकल रिलेशन हो गई. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ये एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस ए के बराबर है और सेंटर ओरिजिन के ऊपर लाई करता है.
बट व्हाट इज द थ्योरेटिकल, ये तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन होगी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ सकता है। अनपढ़ आदमी के लिए सर्कल क्या है? एक अनपढ़ आदमी के लिए सर्कल क्या है? सर्कल डिफाइन करता हूं। सर्कल इज ए प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन। सर्कल क्या है? प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन है, कोई प्लेन कॉन्फ़िगरेशन है, लाइज ऑन ए प्लेन, and every point on a circle is at a fixed distance from a particular point, and that particular point is said to be center of the circle. कितने लोगों को समझ में आई मैं क्या बोल गया? फिर बोलता हूं, circle is a planar configuration and every point on the circle lies at a fixed distance from a particular point, and that particular point is said to be center of the circle. यानी मैं यूं कहूं कि ये मेरे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो ये पॉइंट सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या है? सेम है। व्हाट इज अ स्फीयर? अब स्फीयर जो है वो आपकी प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन ना होकर के 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन हो गई, एंड एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर लाइज एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज सेड टू बी सेंटर ऑफ द स्फीयर। नाउ व्हाट इज इलिप्स? इलिप्स क्या है? This is one of the focus F1, this is the other focus F2, this is any point P. What is the characteristics of point P? This is lies on the ellipse. कहां पर लाई कर रहा है? इलिप्स पर लाई कर रहा है। अगर ये इलिप्स पर लाई कर रहा है, then R1 plus R2 will be constant. अगर R1 plus R2 कांस्टेंट है तो ये इलिप्स है। यानी मैं ये पॉइंट आपके पास Q मान करके चल रहा हूं, P और Q सेम इलिप्स पर लाई करेंगे अगर P और Q आपके सेम इलिप्स पर लाई करेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे? R1 डैश प्लस R2 डैश इज इक्वल टू R1 प्लस, यानी ये जो लेंथ है मेरी, ये जो लेंथ है, ये चीज R1 प्लस R2 ये क्या रहना चाहिए? आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या है? आपका इलिप्स है, नहीं तो फिर उस शेप को हम इलिप्स नहीं करेंगे। एंड मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर इलिप्स इज दिस इज द सिंपल इक्वेशन फॉर इलिप्स, जिसका सेंटर कहां पर लाई करता है? ओरिजिन के ऊपर लाई करता है। ऐसी इलिप्स की इक्वेशन है जिसका सेंटर कहां पर लाई करता है? ओरिजिन के ऊपर लाई करता है। ठीक है। इलिप्स के लिए दो चीजें डिफाइन होती हैं, एक बोलते हैं मेजर एक्सेस, एक बोलते हैं माइनर एक्सेस। जैसे अभी मैंने डाली आपके लिए, ये आपके पास इलिप्स है, ये चीज है, ये मेरे पास मेजर एक्सेस है, और ये चीज है जो मेरे पास यहां से यहां तक, ये हमारे पास माइनर एक्सेस है। एक आपके पास मेजर एक्सेस हो गया, दूसरा आपके पास क्या हो गया? माइनर एक्सेस हो गया। यहां पर आपके पास फोकस है, जहां की ऊपर हमने सन माना, ये पॉइंट सन से मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर है, जिसको हमने पेरिजी बोला।
ये पॉइंट आपका सन से मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर है, जिसको क्या बोला, पेरिजी बोला। और ये वाला पॉइंट आपका सन से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर है, जिसको हमने क्या बोला, अपोजिट। तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ, अगर हम फिजिक्स में कंसर्न रह जाए तो फर्स्ट लॉ क्या है, जिसको आप लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोल सकते हो, जिसको आप लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोल सकते हो। व्हाट इज दैट लॉ? वो कहता है कि प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अबाउट देयर सन, प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अबाउट देयर सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। और वो सन कहां लाई करेगा? दैट सन विल लाई ऑन वन ऑफ द फोकस। दिस इज फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ, जिसको लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं। हम ऐसी चीज कर रहे हैं जिसमें पुरानी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कोई बच्चा ये दिमाग में डाल करके ना चले ये तो छठी यूनिट स्टार्ट हो रही है, आप यही दिमाग में डाल करके चलें कि ये तो पहली यूनिट ही स्टार्ट हो रही है, इससे पीछे का कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द फ्रेश स्टार्ट। लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है उसको डिस्कस करते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं एक बार लॉ ऑफ एरिया डिफाइन करने से पहले हल्का सा यूज करना चाहूंगा। कल की क्लास में, ऑनलाइन क्लास में कौन कौन था? था कोई? कल की ऑनलाइन क्लास में कोई नहीं था? अब तक तो वो डली भी नहीं है। वैसे कल की ऑनलाइन क्लास में मैंने पढ़ाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या पढ़ाया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन अगर मैं मोटे तौर पर लिखूं तो आपके पास, आपको ध्यान हो, किसी ने पढ़ी हो तो आरपी साइन फाई है। फाई को अगर मैं 90 डिग्री ले लूं तो आरपी है, और पी क्या है आपका? एम वी है। तो ये हो गया मेरे पास एम वी आर। ये क्या है हमारा? एंगुलर मोमेंटम। और जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। अगर कोई फोर्स अप्लाई ना हो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, अगर कोई टॉर्क अप्लाई ना हो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो ये जो लॉ ऑफ एरिया है ये कुछ इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे भला? वी विल डिस्कस दैट। दिस इज द पाथ ऑफ ए प्लैनेट। सन लाइज हियर। ये प्लैनेट की पोजीशन ए है, ये प्लैनेट की पोजीशन बी है। ए से बी तक पहुंचने के लिए इसने कितना टाइम लिया? T1। ये प्लैनेट की पोजीशन सी है, ये प्लैनेट की पोजीशन डी है। सी से डी पहुंचने में टाइम लिया उसने T2। ये प्लैनेट की पोजीशन ई है, ये प्लैनेट की पोजीशन एफ है। ई से एफ पहुंचने में उसने टाइम लिया T3। व्हाट इज दिस लाइन? इस लाइन को डिफाइन करो। ये लाइन क्या है?
दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग सन टू द प्लैनेट। अगर मैं इस लाइन की डेफिनेशन बोलूं तो इस लाइन की डेफिनेशन क्या है? इस लाइन की डेफिनेशन है दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग सन टू प्लैनेट। क्या मैंने ए और बी को स्पेशल पोजीशन बताई है या ऐसे ही मान ली? ऐसे ही मान ली। भाई और मानना चाहो मैं और मान लेता हूं, ये मान लेता हूं जी एच, कोई भी मान लो। लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है? लॉ ऑफ एरिया कहता है इस लाइन ने T1 टाइम में कितना एरिया ट्रेस किया? कौन सी लाइन ने? लाइन ज्वाइनिंग सन टू प्लैनेट। T1 टाइम में इसने कितना एरिया ट्रेवल किया? एस ए बी। T2 टाइम में इसने कितना एरिया ट्रेवल किया? T3 टाइम में इसने कितना एरिया ट्रेवल किया? और लॉ ऑफ एरिया कहता है कि ये सारे के सारे रेशो बराबर है। यानी मैं इसको कह दूं, क्या कह दूं? एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट अबाउट सन is constant. Aerial velocity of a planet about sun is constant. Aerial velocity of a planet about sun is constant. This is the law of area, और आप यूं कह सकते हैं कि ये आपके पास प्लैनेट का, केपलर का सेकंड लॉ है ऑफ प्लैनेटरी मोशन। दिस इज केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट इज कांस्टेंट। अब मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करता हूं। अब मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करता हूं। वी ए, और ये मेरे पास मान लेता हूं मैं वी डी है। या 1 2 ही मान लेता हूं। ये 1, ये 2, ये डिस्टेंस R2 और ये डिस्टेंस R1। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लग रहा। वी विल एक्सप्लेन लेटर। इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लग रहा, तो एम वी वन आर वन मस्ट बी इक्वल टू एम वी टू आर टू। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एम वी वन आर वन इज इक्वल टू एम वी टू आर टू। एम से क्या कैंसिल हो गया? एम कैंसिल हो गया। वेयर एम इज द मास ऑफ प्लैनेट। एम क्या है आपका? मास ऑफ प्लैनेट। तो यहां से आपको कुछ दिखाई दे रहा है? कैन यू टेल मी V2 इज ग्रेटर देन V1 और V1 इज ग्रेटर देन V2? चेक करो। V1 इज ग्रेटर देन V2 और V2 इज ग्रेटर देन V1 बाय दिस रिलेशन एंड बाय दिस फिगर।
सोचो बेटा, V1 R1 किसके बराबर है? V2 R2 के बराबर है। R1 R2 को कंपेयर करके V1 V2 को कंपेयर करो। अरे भाई V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1। V1 डिवाइडेड बाई V2 किसके बराबर हो गया? R2 डिवाइडेड बाई R1। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बेटा V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो जैसा ही है। तो अब मोटी सी बात है, यहां से देखें V1 अपॉन V2 किसके बराबर? R2 अपॉन R1 लेस देन 1 है या नहीं है? फिगर में दिखाई दे रहा है भाई, मैं थोड़े कह रहा हूं। ये तो R2 है और ये क्या है? R1 है। तो R2 आपका लेसर देन आपको R1 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब R2 अपॉन R1 लेसर देन क्या हो गया? 1 हो गया। अब R2 अपॉन R1 अगर लेसर देन 1 है तो V1 अपॉन V2 भी लेसर देन 1 हुआ, और V1 लेसर देन किसके हुआ? V2 के। V1 किसके लेसर हुआ? V2 के। यानी जैसे जैसे प्लैनेट क्लोजर टू द सन जाता है उसकी स्पीड बढ़ती है। जैसे जैसे प्लैनेट जो है दैट गोज क्लोजर टू द सन, भाई प्लैनेट अगर क्लोजर टू द सन जा रहा है तो आपका आर के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? आर डिक्रीज कर रहा है, और आर डिक्रीज कर रहा है तो वी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। आर अगर डिक्रीज कर रहा है तो वी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अर्थ जो सन के अबाउट रिवॉल्व कर रही है उसकी थ्रू आउट द ईयर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? रीजन ये है, प्योर सर्कुलर मोशन नहीं है, ऐसा मोशन नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर सर्कुलर मोशन होता तो आर कांस्टेंट होता, और आर कांस्टेंट होता तो क्या कांस्टेंट होता? वी भी कांस्टेंट होता। पर क्योंकि सर्कुलर मोशन नहीं है, किस तरह का मोशन है? इलिप्टिकल मोशन है, तो आपके पास स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। लास्ट डेफिनेशन ऑफ द डे, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ जिसको लॉ ऑफ पीरियड भी बोलते हैं। थर्ड लॉ that is also said to be law of period। हम सिंपलिसिटी के लिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारे पास यहां पर इलिप्स है, ये मेजर एक्सेस, ये माइनर एक्सेस। मेजर एक्सेस में और माइनर एक्सेस में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बट फिर भी चलो हम अलग अलग मान लेते हैं। This is the path of planet 1. This is the path of planet 2. For example, this is the path of, let me say, Earth, and let this is the path of Jupiter. Semi-major axis for Earth is R1. Semi-major axis for Jupiter is R2. Time period of revolution of
Earth about Sun, let me take it as T1. Time period of Jupiter about Sun, let it take T2. Then there is a relation between T1, T2 and R1, R2. There is a relation between T1, T2 and R1, R2, and that relation is said to be law of period. कोई रिमेंबर करता है कि क्या रिलेशन होती है? कोई बात. It is found that T2 square upon T1 square is equal to R2 square upon R2 cube अपॉन R1 क्यूब. ये रिलेशन है इनके बीच में. T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 क्यूब. तो ये हमारे पास ये स्क्वायर इस क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? How many of you will say inversely? How many of you say directly? Directly. 1 के सामने 1 है, 2 के सामने 2 है, तो क्या हो गया? डायरेक्टली. तो क्या स्टेटमेंट दूं मैं लॉ ऑफ पीरियड की? इट स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of planet, it states that square of time period of planet about sun is directly proportional to cube of semi major axis. Directly proportional to cube of semi major axis. तो ये हमारे पास बेटे केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन है, 3 के 3 है. इनके कुछ सेकंड लॉ के और थर्ड लॉ के थ्योरेटिकल प्रूफ है. हम नेक्स्ट लेक्चर में या उससे नेक्स्ट लेक्चर में